I've already told. श्री माननीय अरुण सिंह जी, प्लीज आपस में वाइस चेयरमैन सर, आपने बोलने का मौका दिया। अभी कांग्रेस के मित्र चूंकि कह रहे थे तो मैं शुरुआत इससे करूंगा। सर, मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स और पेपर की कटिंग है जिसमें एनपीए क्राइसिस कुड बी द कांग्रेस लेड यूपीए बिगेस्ट स्कैम, ऐसे दर्जनों भर आर्टिकल्स एडिटोरियल से भरा हुआ पेपर है। तो पहले कांग्रेस को अपने समय में जो काली करतूत की है उसको देखना चाहिए। सर, बेसिकली सर, द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, इसमें 5 एक्ट में संशोधन किया गया है और चूंकि सभी एक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आरबीआई एक्ट 1939 और एसबीआई एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970, 1980, इस प्रकार से 4-5 एक्ट में संशोधन किया गया है। और यह संशोधन इसलिए किया गया है क्योंकि जिससे के माध्यम से जो हमारे डिपॉजिटर्स हैं उनको अधिक सहूलियत मिले, स्टेक होल्डर्स हैं उनको अधिक ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से वह जो हमारे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है वह देख सकें। उसी के साथ साथ ये इम्प्रूविंग गवर्नेंस के क्षेत्र में ये सारे के सारे अमेंडमेंट ले आए गए हैं। सर, बैंकिंग व्यवस्था पूरी की पूरी अगर देखें तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और बिना बैंकिंग के कामकाज करना यह बड़ा मुश्किल है। जब कांग्रेस का समय था तो उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान का नारा देते थे। खैर, मकान में भी स्कैम होता था। ये जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने कहा रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ हमको बैंकिंग इससे जोड़ना है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के कदम पे आगे बढ़े। और उन्होंने बैंक के कर्मचारी भी वही थे और बैंक के जो अधिकारी भी वही थे, लेकिन उन्होंने लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कहा कि सभी देशवासी कितनी दूर दराज के क्षेत्र में हो उनका भी बैंक अकाउंट होना चाहिए। और लोग अधिकारी वही देखते देखते 54 करोड़ लोगों का अकाउंट खुला है। देश में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका बैंक अकाउंट नहीं खुला है। और उन जो 54 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुला हुआ है उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस और उसके साथ साथ रुपी कार्ड भी उनको दिया जा रहा है। यह इससे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का उदाहरण क्या हो सकता है? सर, बैंक में सर सुगमता भी, सरलीकरण भी और व्यापकता में भी अगर देखें तो क्रांतिकारी बदलाव विगत 10 वर्ष में हुआ है। सर, और यह जो हम अमेंडमेंट लेके आए हैं इसको एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर पहला मैं देखूं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। पहले अल्टरनेट फ्राइडे पे रिपोर्टिंग होती थी, जिसे किसी महीने में 4 दिन अगर किसी महीने का छूट जाता था, 4 दिन एक्स्ट्रा हो जाता था। तो अल्टरनेट फ्राइडे की रिपोर्टिंग की जगह पहला प्रोविजन ये है कि जो रिपोर्टिंग होगी फर्स्ट 15 डेज, जो पहला 15 दिन होगा उसके लास्ट में होगा और उसके बाद जो लास्ट महीने का होगा उस दिन रिपोर्टिंग होगी। इससे अगर हम देखें तो इसके ले आने का लॉजिक ये है कि यह इसे कंपैरेटिबिलिटी, तुलनात्मक अध्ययन अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इससे अकाउंटेंसी में भी काफी इम्प्रूवमेंट आएगा, एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। क्योंकि सभी क्षेत्रों में जो है अगर देखें तो इसी प्रकार से जो फाइनेंशियल क्लोजर किया जाता है। तो यह जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्टिंग जाती है पहले चीज तो उसमें चेंज किया गया है। दूसरा, अभी तक हम लोग जो इन्वेस्टर्स है, जो हमारे डिपॉजिटर्स हैं, वो एक नॉमिनी का नाम दे सकते हैं कि हमारा नॉमिनी होगा। कभी कभी हमने देखा तो जो अकाउंट होल्डर वह उसके साथ साथ नॉमिनी दोनों का एक साथ डेथ हो गया तो फिर लिटिगेशन में जाता था कि कौन इसका असली वारिस है। तो यह बिल के माध्यम से कि नॉमिनी अप टू 4 और वो सक्सेसिव और सिक्वेंशियल अपना उसमें साइमल्टेनियस ऑल सिक्वेंशियल उसमें नॉमिनी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि लिटिगेशन कम होगा। अब कोई व्यक्ति कह सकता है कि पहला हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, यह इस प्रकार से नॉमिनी वह वहां पे डिक्लेयर कर सकता है। तो इससे लिटिगेशन भी कम होगा और उसके साथ साथ जो वाजिब जो लोग हैं, जो लीगल एयर है, उनको उसमें पैसा तुरंत मिल जाएगा। अदरवाइज कोर्ट में जाना होता था, कोर्ट में सालों लग जाते थे कि कौन इसका लीगल एयर है, कौन वारिस है, वो समस्या सुलझता नहीं था।
तो इसके माध्यम से करोड़ों करोड़ों ऐसे जो हमारे डिपॉजिटर्स हैं, जो बैंक में पैसा रखते हैं, लॉकर में पैसा रखते हैं, उनको इससे लाभ मिलने वाला है और यह बहुत ही अच्छा एक तरीके से कदम है। सर, एक टेन्योर ऑफ द कोऑपरेटिव डायरेक्टर, इसके बारे में भी बोल रहे थे सर 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और 351 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। हम सबको मालूम है कि जब चुनाव होता है तो वो 5 साल के टेन्योर के लिए होता है। अगर डायरेक्टर को 8 साल में अगर हम रिटायर कर देंगे तो 3 साल का वो गैप बचता है। तो उसको भरने के लिए यह कहा गया कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं, नॉमिनेटेड डायरेक्टर अदर देन द फुल टाइम डायरेक्टर, उनके लिए कहा गया कि 2 टर्म कर दो। जैसे 10 साल का कर दोगे तो 8 साल और 10 साल का एनोमली जो है वह दूर हो जाएगी। यह इससे स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और कोऑपरेटिव सेक्टर में इससे बहुत बड़ा उनको लाभ मिलेगा। अन्यथा ये समय समय पे डायरेक्टर बदलने से फिर दोबारा दिक्कत आती थी। सर, एक 60 साल पहले से चला आ रहा था कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो उसका डेफिनेशन में चेंज किया गया कि 5 लाख का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होगा या 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल विच एवर इज लेस, यह बहुत 60 साल पहले से था। तो अब समय के ध्यान में रखते हुए इसको 2 करोड़ रुपए इसको 5 लाख को कर दिया गया है। तो यह अच्छा है सर, इसलिए इसको समय के अनुसार बदला गया है और इसका भी हम तारीफ करते हैं सर। ये रिम्यूनरेशन ऑफ जो ऑडिटर्स है, तो अभी जो है उसमें है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे विल डिसाइड व्हाट विल बी द रिम्यूनरेशन फॉर द ऑडिटर्स। अभी देखिए बैंक का सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डिसाइड द फीस अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस ऑफ द बैंक। सो इसमें सरकार ने और ऑटोनॉमी देते हुए कि एक जो मोदी मंत्र है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको ध्यान में रखते हुए यह कहा है कि नाउ द फीस ऑफ द ऑडिटर्स इट विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। तो यह अधिक ऑटोनॉमी बैंक को देगा, ये बहुत अच्छा कदम है सर। इसी के साथ साथ अनक्लेम्ड अमाउंट जो है सर वो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में अभी तक केवल डिविडेंड जाता था। नाउ द गवर्नमेंट हैज टेकन अ व्यू दैट इट इज वेरी वेलकमिंग व्यू। नाउ द शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, व्हाटएवर इंटरेस्ट जो भी है, नाउ द एंटायर थिंग्स विल बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन फंड और वहां से अपना जो इन्वेस्टर है जिसका क्लेम बनता है वो उसको क्लेम कर सकते हैं। सर, ये तो हम चेंज के बारे में बताए सर बैंकिंग की जहां तक बात है कि बैंक किस प्रकार से बैंक में क्रांतिकारी बदलाव आया है, बैंक में व्यापकता किस स्तर तक बढ़ी है। एक 2014 का जब समय था सर, उसमें सबने देखा कि यूपीए के समय में किस प्रकार से फोन बैंकिंग होती थी, बैंकों में इंटरफेरेंस होता था, बड़े रसूख वालों को ही लोन मिलता था, छोटे वालों को लोन नहीं मिलता था, क्राइसिस थी, बैंकों के पास कैपिटल नहीं बचा था कि लोन देने के लिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उनका बिल्कुल खत्म जैसा हो गया था। ये बहुत बड़ा क्राइसिस था और जब बैंक की स्थिति बिगड़ चुकी थी, बैड लोन से लेकर के एसेट क्वालिटी इतनी खराब थी तो सोच ही नहीं सकते थे। जब इतनी स्थिति खराब थी, अगर बैंक की स्थिति खराब होगी तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। वो बहुत ही क्राइसिस का समय था और चूंकि लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे, जो आम नागरिक है, जो आप बात कर रहे हैं, आम नागरिक के बैंक अकाउंट नहीं थे, तो क्या करते थे, साहूकारों के पास जाकर के पैसा लेते थे और उनको ब्याज दे दे करके थक जाते थे, जमीन गिरवी रखते थे। यह पीड़ा कांग्रेस के समय किसी ने नहीं सोची। 67 साल हो गया, आम व्यक्ति की पीड़ा, उसको लोन मिल सके, कम ब्याज पे लोन मिल सके, बिना कोलेटरल के दिए हुए उसको लोन मिल सके। इस बात की पीड़ा अगर कोई समझी और उस पीड़ा को दूर करने वाला कोई व्यक्ति है तो मैं गर्व से कहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो करके दिखाए हैं। सर, मुद्रा लोन में सर यह 2015 में शुरू हुआ कि छोटे जो व्यवसाय करना चाहते हैं उनको अगर लोन की जरूरत है तो कहां जाएं, उनके पास तो कोई जमीन भी नहीं होता था गिरवी रखने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में कहा, मुद्रा स्कीम ले आए
और उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि आप अपना छोटा मोटा व्यवसाय करो, हम आपको मदद करेंगे, कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। और आज सर मैं देखते देखते मैं कह सकता हूं 48 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल चुका, 48 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल चुका है सर, स्टैंड अप योजना सर। और इसलिए भी बधाई दूंगा सर, पहले 10 लाख रुपए का मुद्रा लोन था, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में 10 लाख को 20 लाख रुपए कर दिया, इसलिए विशेष अभिनंदन सर। स्टैंड अप योजना इसके विशेष रूप से महिला, एससी और एसटी के लिए है, वो उनके लिए अलग से बैंकों में कहा गया कि स्टैंड अप योजना के अंतर्गत अगर एससी, एसटी या महिला है तो उनको लोन देने का काम करो, जिससे भी वो भी व्यवसाय कर सके और लोगों को भी रोजगार दे सके। 53,600 करोड़ रुपए का स्टैंड अप योजना के अंतर्गत अभी डिसबर्समेंट हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए 1 जून 2020 में जब कोविड का समय था, तो कोविड के समय उन्होंने कहा रेड़ी वाले, पटरी वाले, ठेला वाले बेचारे कहां जाएंगे, ये बहुत संकट में हैं, इनका संकट कौन दूर करेगा, इनको तो इस समय कोई पैसा भी लोन भी देने वाला नहीं है। उस समय पीएम स्वनिधि योजना लेकर किया है कि यह रेड़ी पटरी वाले हैं उनको हम लोन देने का काम करेंगे, कोई गारंटी के रूप में कोलेटरल मत दो, और अब समय पे पेमेंट करोगे तो 7% का इंटरेस्ट की सब्सिडी भी देंगे हम। और देखते देखते सर आप 94 लाख लोगों को, ऐसे रेड़ी वाले पटरी वाले 94 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए देने का काम कोई किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस प्रकार से विश्वकर्मा योजना से लेकर के अनेकों योजना सर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए सर, एक यूपीए का समय था तो कृषि क्षेत्र का जो पूरा लोन देते थे, तो उस समय 7,30,000 करोड़ रुपए, 7.3 लाख करोड़ रुपए यूपीए के समय था, और आज वह एग्रीकल्चर लोन 7 लाख करोड़ रुपए से 27 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है किस प्रकार से कृषि क्षेत्र में लोगों को। हाँ, अब सर चलिए सर व्यापकता, जैसे मैंने कहा कि बैंकों के व्यापकता कैसे बढ़ी सर। देश की आजादी के बाद 2014 तक अगर हम देखें तो देश भर में, हम पीएसयू बैंक की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से लेकर के प्राइवेट बैंक को जोड़ेंगे तो बहुत अधिक संख्या होगी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में सर देश की आजादी के बाद केवल 1,17,990 ब्रांचेस थे। इसका मतलब बहुत सारे लोगों के पास ब्रांच की सुविधा ही अवेलेबल नहीं थी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल में 36% बढ़कर के अब 1,60,501 ब्रांचेज हो गई है। इतनी अधिक संख्या में ब्रांचेज जब बढ़ गई है तो लोगों को सुविधा भी मिल रही है, तभी तो जाके लोन भी ले रहे हैं, पैसा भी अपना जमा कर रहे हैं। यह व्यापकता बढ़ी है सर। इसी सेमी अर्बन क्षेत्र में 65% और रूरल क्षेत्र में 32% बैंकों का नेटवर्क फैला हुआ है। यह हमारे प्रधानमंत्री जी के समय की योगदान सर। आज आरटीजीएस और एनईएफटी 24 घंटे आप कभी भी कहीं से भी ट्रांसफर करा सकते हैं। भीम ऐप और यूपीआई में तो क्रांतिकारी बदलाव आया है डिजिटल टेक्नोलॉजी में। पूरा विश्व भर में अगर देखेंगे तो सबसे अधिक अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन भीम यूपीआई के माध्यम से हो रहा है तो भारत में हो रहा है 164.4 बिलियन ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल 93-94। इस प्रकार से यह क्रांतिकारी बदलाव डिजिटल टेक्नोलॉजी में आया सर। अब बैंकों की स्थिति खराब थी सर 2015 में सर। प्रधानमंत्री जी ने कहा सभी बैंकों से देखो भाई, लोन तो यूपीए के समय दिया गया है और यूपीए के समय जो लोन दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया, आंख बंद करके दिया है, टोपी घुमाया गया है। अब ऐसा करो सभी बैंकों के आप रियल में कोई डरने की जरूरत नहीं, रियल में जो एसेट है उसको एक क्यूआर के माध्यम से एसेट क्वालिटी रिव्यू करो, और जो डाउटफुल डेट्स लगता है, जो लोन आ नहीं सकता, उसको छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके समय तो छिपा रहे थे, तो उसको नए इंस्ट्रूमेंट लिया करके तो उसको छिपाने की जरूरत नहीं, उसको आप रिव्यू करो और उसको डिस्क्लोज करो। अगर डाउटफुल है, एनपीए है तो उसको दिखाने का काम शुरू करो सर। तो उस पे सभी बैंकों ने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 4R पे की रिकॉग्निशन ऑफ एनपीए, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और जो हमारे रिपोर्टिंग जो है उसके माध्यम रिफॉर्म, उसके माध्यम से सरकार ने 4R पे काम शुरू किया। और आईबीसी
2016 में आईबीसी कानून ले आए, एनसीएलटी, आरपी इत्यादि का सब प्रोविजन हुआ। सर, आईबीसी के आने के बाद जो ये लोग कहते हैं कि आपने इतना लोन माफ कर दिया, सर इनको अक्ल नहीं, मैं अच्छा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है सर, अगर कोई आपका लोन नहीं आ रहा है तो उसको आप क्या करोगे, बैड डेट्स प्रोवाइड करके अपने बुक्स में रिटर्न ऑफ कर लोगे, लेकिन तगादा नहीं बंद होता, तगादा चालू रहता है, ब्याज उस पर चालू रहता है, वो अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो आएगा नहीं आएगा इससे अकाउंटिंग उसकी नहीं होती। तो जो उसको रिटर्न ऑफ को ये कहते हैं कि भाई आपने माफ कर दिया, माफ कर दिया, ऐसे थोड़ी माफ होता है। माफ अगर करना आपको निकालना हो तो आप बारोवर के जो एसेट है उसको आप देखो, उसके रियलाइजेशन वैल्यू आज के दिन में कितना है, और उस रियलाइजेशन वैल्यू में सरकार रिकवरी कितनी कर रही है, तब आप माफ को आप उसमें कह सकते हो इतना माफ किया नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, हमारी सरकार में आईबीसी आने के बाद जो फेयर मार्केट, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट थी, उसका 100% नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स का 122.81%, मतलब जितनी फेयर वैल्यू थी उससे अधिक अगर रिकवरी करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। 3,40,000 करोड़ रुपए की सर रिकवरी हुई सर बैंकों का फिर उसके बाद कंसल्टेशन करके कई बैंकों को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूबीआई, इंडियन बैंक, इनको सब मर्ज किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको मर्ज करके कि जैसे बैंकों की साइज जब बड़ी होगी तो बैंक बड़े लोन भी दे सकेंगे, बैंक में और इफिशिएंसी भी आएगी। यह कठोर निर्णय लेने का काम अगर कोई किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है सर। हम खुद ही बजट में देखते थे, जब बजट आता था तो होता था कि बैंकों को कैपिटल देनी पड़ेगी क्योंकि बैंकों में लॉस हो रहा है, और लॉस इसलिए हो रहा सर कि एनपीए, जब यूपीए की सरकार थी सर, हमारी सरकार 96 में 16% ग्रॉस एनपीए था, उसको 2004 में हमारी सरकार गिरा, इनकी सब सरकार थी 16%, हम कम करते करते 7.8% उस समय एनडीए की सरकार ले आई। फिर इनको गलती से सत्ता मिल गई, 12.3% एनपीए हो गया, 12% ग्रॉस एनपीए, और 12.3% एनपीए जो इन्होंने छोड़ा था, यह सरकार की नीतियों का, सरकार के बनाए गए कानून का नतीजा यह है कि आज नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए दिसंबर 2024 का केवल 2.6% है, और नेट एनपीए केवल 0.6%, 1% से कम नेट एनपीए सर। और यही नहीं सर, जो पहले बैंकों का लॉस होता था सर, बैंकों में पहले लॉस होता था 2013-14 में, तो किसी तरीके से 37,000 करोड़ रुपए का थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद एनपीए के कारण 2,07,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। इन्हीं के समय के काले करतूते थे सर, हमने सारे आर्टिकल मीडिया से लेकर के एडिटोरियल सब कर रहे, डॉक्यूमेंट कर रहे, और सर 2023-24 का जो इनके समय लॉस होता था, 2023-24 में पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहा हूं, 1,41,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, जो इनके समय लॉस होता था। और अगर 9 महीने का देख ले सर, इसी दिसंबर 2024 का, दिसंबर 2024 में सर 1,29,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और यह मान के चलेगा जब 25 का आएगा तो पिछले साल का जो प्रॉफिट है उससे भी ऊपर वो पार करेगा। और आज जो बैंकों को माननीय निर्मला सीतारमण जी समय समय पे बैंकों को पैसा देती थी, क्योंकि उनके पास बिजनेस करने का कैपिटल नहीं था, और कुल मिलाकर 3,26,000 करोड़ रुपए हमारे सरकार ने दिया कि बैंक अपने पैर पे खड़े हो। इनके काले कारनामों को हम क्यों भुगते, बैंक क्यों भुगते? तो 3,26,000 करोड़ रुपए उस समय देने का काम किया, और आज वही बैंक सर, वही बैंक आज वह प्रॉफिट कमा रहे हैं, और वही बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बड़ी संख्या में वो आज डिविडेंड भी देने का काम कर रहे हैं। वो 55,000 करोड़ रुपए से अधिक वो डिविडेंड देने का काम किया सर। यह उस समय सब बहुत स्थिति खराब थी, आज बहुत बैंक बहुत सुदृढ़ हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है सर कि इन जो कानून आए इनके बदलाव के माध्यम से हमारे डिपॉजिटर्स, हमारे इन्वेस्टर, हमारे स्टेक होल्डर्स और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन
इनको बहुत बड़ा इससे लाभ होने वाला है। मैं इस बिल के समर्थन में बोलते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए ढेर सारा बधाई देता हूं। इस प्रकार के रिफॉर्म जो समय समय पे ले आ रहे हैं, इसलिए उसका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए कांग्रेस के मित्रों से इतना ही मैं निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जो अच्छी बात है उसकी तारीफ कर लोगे तो जनता भी आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत समर्थन दे देगी। अदरवाइज जो हालत है धीरे धीरे ऐसा सुपड़ा साफ हो जाएगा कि 1-2 राज्य में बचे हैं वो भी साफ हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री साकेत